नमस्ते बच्चों, आज हम समाजशास्त्र का 5वां अध्याय जो है भारतीय समाजशास्त्री इसका अध्ययन करेंगे। अर्थात भारत के अंदर कौन कौन से समाजशास्त्री हुए जिन्होंने समाज का अध्ययन किया है और इस समाजशास्त्र विषय की शुरुआत करी है। तो सर्वप्रथम है परिचय। भारत में समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में सोच विचार 100 वर्षों से कुछ पुराना है। यानी कि समाज के बारे में जो इसके क्षेत्रों के बारे में सोच विचार 100 वर्षों से भी पुराना अध्ययन माना जाता है। लेकिन विश्वविद्यालयों में समाजशास्त्र की औपचारिक शिक्षा 1919 ईस्वी में मुंबई विश्वविद्यालय में प्रारंभ हुई। यानी कि सबसे पहले समाजशास्त्र की जो शुरुआत हुई इस विषय की शुरुआत 1919 में बम्बई विश्वविद्यालय में प्रारंभ हुई। सन 1920 में 2 अन्य विश्वविद्यालय कलकत्ता तथा लखनऊ में समाजशास्त्र मानव विज्ञान में शिक्षण तथा शोधकर्ता प्रारंभ किया। आज प्रत्येक प्रमुख विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विज्ञान, सामाजिक मानव विज्ञान विभाग है। भारत के कुछ प्रारंभिक समाजशास्त्रियों ने भारत में समाजशास्त्र विषय को आकार देने और इसको ऐतिहासिक तथा सामाजिक परिप्रेक्ष्य के अनुकूल करने में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई है। यानी कि समाज के क्षेत्र को जान करके उसे समाजशास्त्र से जोड़ करके उस विषय को आगे बढ़ाया है। सबसे पहले अनंत कृष्ण अय्यर, इनका ये समाजशास्त्री 1861 से लेकर करके 1937 तक इनका कार्यकाल रहा। भारत के बेहतरीन तथा सर्वप्रथम सामाजिक मानव विज्ञानी श्री एल के अनंत कृष्ण अय्यर थे। यानी कि सर्वप्रथम समाजशास्त्री ये हुए। वे संभवतः पहले शिक्षित मानव विज्ञानी थे जिन्हें एक विद्वान तथा शिक्षाविद के रूप में राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय रूप से ख्याति प्रारंभ हुई। यानी कि एक शिक्षा मानव विज्ञानी थे, यानी कि मानव के समाज के साथ जोड़ करके इन्होंने समाजशास्त्र का अध्ययन किया। उन्हें ख्याति मिली। उन्हें मद्रास विश्वविद्यालय में व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया गया और बाद में कलकत्ता विश्वविद्यालय में रीडर के रूप में उनकी नियुक्ति की गई, जहां उन्होंने भारत के सर्वप्रथम स्नातकोत्तर मानव विज्ञान विभाग की स्थापना करने में मदद की। सन 1917 और 1932 तक वे कलकत्ता विश्वविद्यालय में ही रहे। उन्हें इंडियन नरजातीय विभाग का अध्यक्ष चुना गया तथा भ्रमण के दौरान जर्मनी विश्वविद्यालय द्वारा उन्हें डायरेक्टर की मानद उपाधि दी गई। फिर है शरद चंद्र रॉय। शरद चंद्र रॉय 1871 से 1942 तक का इनका समय रहा। शरद चंद्र रॉय एक अन्य मानव विज्ञानी हैं जो भारत में इस वर्ग में अग्रणी थे तथा अकस्मात मानव विज्ञानी बने। उन्होंने कलकत्ता के रिपन कॉलेज से अंग्रेजी से स्नातकोत्तर तथा कानून की डिग्री ली। कुछ दिनों कानून की प्रैक्टिस करने के बाद 1948 में रांची जाकर ईसाई मिशनरी विश्वविद्यालय में अंग्रेजी के शिक्षक के रूप में कार्य करना प्रारंभ किया। अगले 44 वर्षों तक वे रांची में रहे और झारखंड में रहने वाली जनजातियों की संस्कृति तथा समाज के विशेषज्ञ बने। यानी कि वो जनजाति समाज से जुड़ करके उनकी जीवन शैली और उनकी संस्कृति को उन्होंने जानने का कार्य किया। उन्होंने जनजातीय क्षेत्रों का व्यापक भ्रमण किया तथा उनके बीच रह करके गहन अध्ययन किया। अपने पूरे सेवा काल में रॉय से 100 से अधिक लेख राष्ट्रीय और ब्रिटिश शैक्षिक जर्नल में प्रकाशित हुए। इसके साथ ही उनके द्वारा ओरा मुंडा तथा खारिया जनजातियों पर किया गया लेखन कार्य प्रकाशित हुआ। छोटा नागपुर अध्ययन किया। इसके साथ ही मुंडा खरिया जनजातियों पर
पर किया गया लेखन कार्य प्रकाशित हुआ। छोटा नागपुर के विशेषज्ञ के रूप में उनको उन्नत कार्यचंद्र पहचान बनी। 1922 में उन्होंने मैन इन इंडिया नामक मानक जर्नल की स्थापना करी। इस प्रकार अनंत कृष्ण अय्यर और शरद चंद्र रॉय दोनों इस क्षेत्र के अग्रणी विद्वान थे, यानी कि इन दोनों ने समाज से जुड़ी जातियों का गहन अध्ययन किया। दोनों ने ऐसे विषय पर कार्य आरंभ किया जो भारत में अभी तक विद्यमान नहीं था। दोनों का जन्म तथा मृत्यु अंग्रेजों द्वारा शासित भारत में हुई। फिर आगे जी.एस. घुर्ये। इनकी जीवनी है। जी.एस. घुर्ये का जन्म 12 दिसंबर 1983 को मालवाना पश्चिम भारत के कोंकण तटीय प्रदेश में एक छोटे से कस्बे में हुआ। 1918 में आपने एल्फिंस्टन कॉलेज मुंबई से संस्कृत और अंग्रेजी में स्नातकोत्तर की उपाधि धारण की। 1919 में लंदन के स्नातकोत्तर अध्ययन हेतु स्नातकोत्तर समाजशास्त्र के अध्ययन हेतु चयनित हुए और 1922 में समाजशास्त्र में पीएचडी की। उपाधि प्राप्त कर वापस मुंबई आ गए। इनकी पीएचडी का विषय था कास्ट एंड रेस इन इंडिया, यानी कि समाज से जुड़ी और भारत को समाज से जोड़ने के जो जनजातियाँ थी उनका अध्ययन किया। 1924 में मुंबई विश्वविद्यालय में रीडर तथा विभागाध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए और अगले 35 वर्ष तक यहाँ रहे। आपने मुंबई विश्वविद्यालय में 1936 में समाजशास्त्र विषय में जब पीएचडी की उपाधि प्रारंभ की। जी.आर. मदान को घुर्ये के निर्देशन में समाजशास्त्र के प्रथम पीएचडी दी गई, यानी कि प्रथम पीएचडी धारण करने वाले समाजशास्त्री थे। 1945 में आपने पूर्णकालीन समाजशास्त्र का पाठ्यक्रम आरंभ किया। 1951 में घुर्ये ने इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी की स्थापना करी, यानी कि सोशियोलॉजी सोसाइटी की स्थापना कब हुई? 1961 में की गई थी। इसके संस्थापक अध्यक्ष बने। 1959 में विश्वविद्यालय में से सेवानिवृत्त हुए, लेकिन शैक्षिक जीवन में क्रियाशील रहे। सेवानिवृत्ति के बाद उन्होंने 17 पुस्तकें लिखी। सन 1983 में 90 वर्ष की आयु में आपका निधन हो गया। फिर है इनका समाजशास्त्र में योगदान। समाजशास्त्र का संस्थागत रूप देने में इनका योगदान रहा। जी.एस. घुर्ये को भारत में समाजशास्त्र को एक संस्थागत रूप में स्थापित करने का श्रेय जाता है। सर्वप्रथम स्नातकोत्तर स्तर पर समाजशास्त्र विभाग में शिक्षण कार्य की अध्यक्षता की, इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी की स्थापना की तथा सोशियोलॉजिकल नामक जर्नल भी निकाला। समाजशास्त्र का एक भारतीय विषय के रूप में पोषण किया। फिर 2 मुख्य कार्यक्रम लागू किए। पहला है एक ही संस्था द्वारा सक्रिय रूप से शिक्षण तथा शोध कार्य किया जाना, और दूसरा था सामाजिक मानव विज्ञान और समाजशास्त्र को एक बृहत वर्ग के रूप में स्थापित करना। फिर आगे है इनके विशिष्ट कार्य। घुर्ये की पहचान जाति और प्रजाति पर उनके किए गए बेहतरीन कार्य से होती है, यानी कि उन्होंने जाति और प्रजाति के ऊपर कार्य जो किए, उनका अध्ययन जो किया, उनके लिए उन्हें जाना जाता है। एक प्रमुख विषय जिस पर घुर्ये ने कार्य किया वह था जनजाति अथवा आदिवासी संस्कृति। इस कार्य में उन्हें समाजशास्त्र शिक्षा की दुनिया से बाहर एक पहचान दी। घुर्ये राष्ट्रवादी विचारधारा के प्रबल समर्थक थे तथा उन्होंने इस बात पर बल दिया कि भारतीय जनजाति को पिछड़े हिंदू समूह के रूप में पहचाना जाए। इसके अतिरिक्त इन्होंने बृहद विषयों जैसे नातेदारी, परिवार और विवाह, संस्कृति, सभ्यता, नगरों की ऐतिहासिक भूमिका, धर्म तथा संघर्ष और एकीकरण और समाजशास्त्र आदि पर कार्य किया। फिर जाति तथा प्रजाति पर घुर्ये के विचार। जाति तथा प्रजाति पर घुर्ये ने अपने
डायरेक्ट डॉक्टरेट के शोध निबंध कास्ट एंड रेस इन इंडिया 1932 में जाति तथा प्रजाति के संबंधों पर प्रचलित सिद्धांत का आंशिक सिद्धांत प्रजाति संबंधी लिखते हैं, संबंध प्रचलित सिद्धांत को विस्तारपूर्वक आलोचना की। फिर है रिजेल के प्रजाति सिद्धांत को आंशिक मानना। रिजले का तर्क था कि जाति का उद्भव प्रजाति से हुआ होगा, क्योंकि विभिन्न जाति समूह किसी विशिष्ट प्रजाति से संबंधित लगते हैं। सामान्य रूप से उच्च जातियाँ भारतीय आर्य प्रजाति की विशिष्टता से मिलती है और निम्न जातियों में अनार्य जनजातियों मंगोल प्रजाति के गुण देखने को मिलते हैं। फिर है घुर्रे ने रिजेल के तर्कों का अंशतः सत्य माना और कहा कि प्रजाति शुद्धता केवल उत्तर भारत में ही बची हुई है, क्योंकि वहाँ अंतर्विवाह निषिद्ध था। शेष भारत में अंतर्विवाह का प्रचलन उन वर्गों में हुआ जो प्रजाति स्तर पर वैसे ही भिन्न थे। फिर है जाति की विशेषताएं, यानी कि जाति की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। घुर्रे ने जाति की 6 विशेषताएं बताई है, यानी कि घुर्रे ने 6 विशेषता बताई है। जाति एक ऐसी संस्था है जो खंडीय विभाजन पर आधारित होती है। फिर दूसरा है जातिगत समाज सोपानिक विभाजन पर आधारित होते हैं। संस्था के रूप में सामाजिक अंतःक्रिया पर प्रतिबंध लगाती है, विशेषकर साथ बैठकर भोजन करने पर। जाति व्यवस्था में विभिन्न जातियों के लिए भिन्न भिन्न अधिकार तथा कर्तव्य निर्धारित होते हैं। जाति व्यवसाय के चुनाव को भी सीमित कर देती है, जन्मगत तथा वंशानुगत व्यवसाय पर बल देती है। फिर जाति अंतर्विवाह पर कठोर प्रतिबंध लगाती है। फिर आगे है डीपी मुखर्जी। लखनऊ विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग का संचालन प्रसिद्ध देव राधा कमल मुखर्जी, डीपी मुखर्जी तथा डीएन मजुमदार द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इनमें डीपी मुखर्जी ने सर्वाधिक लोकप्रियता अर्जित की। इनकी जीवनी 5 अक्टूबर 1894 को एक मध्यवर्गीय बंगाली ब्राह्मण परिवार में जन्म, विज्ञान में स्नातक कलकत्ता विश्वविद्यालय से इतिहास तथा अर्थशास्त्र में स्नातक की उपाधि धारण करी। 1924 में लखनऊ विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र तथा समाजशास्त्र विभाग में लेक्चरर के पद पर नियुक्ति हुई। लखनऊ विश्वविद्यालय में 32 वर्ष तक अध्ययन कार्य किया। स्वतंत्रता के पूर्व 1935 के एक्ट के अंतर्गत 1937 के चुनाव में जब उत्तर प्रदेश में कांग्रेस सत्ता में आई तो कुछ समय के लिए आप सूचना विभाग के निदेशक बनकर चले गए। यहाँ आपने अर्थशास्त्र और सांख्यिकी ब्यूरो की स्थापना करी थी। आप इंडियन सोशियोलॉजिकल एसोसिएशन के संस्थापक सदस्य थे। सन 1947 में वे उत्तर प्रदेश सम जांच समिति के सदस्य भी रहे। सन 1949 में वे लखनऊ विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बने तथा 1953 में अलीगढ़ विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र विभाग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए। वहाँ 5 वर्ष तक कार्य करते रहे। उन्होंने सन 1955 में अखिल भारतीय समाजशास्त्री संगठन की अध्यक्षता की। सन 1961 में आपका निधन हो गया। फिर आ गया है डीपी मुखर्जी का भारत में समाजशास्त्र में योगदान। मार्क्स के द्वंद्ववाद के पक्षधर, यानी कि ये मार्क्स के जो द्वंद्वदार जो है उनके पक्षधर ये थे, यानी उनका पक्ष भी ये उनके पक्ष में थे। डॉक्टर डीपी मुखर्जी का कहना है कि मार्क्स की द्वंद्वात्मक पद्धति भारत के लिए अत्यधिक उपयुक्त पद्धति है। मार्क्स के सामाजिक विश्लेषण के तरीकों में डॉक्टर मुखर्जी विश्वास करते थे। इनके माध्यम से भारत की परंपराओं, प्रतीकों, प्रतिमानों व सामाजिक सांस्कृतिक क्रियाओं का अध्ययन संभव है। फिर ये भारतीय समाज परिवर्तन में परंपराओं का महत्व है। उनका कहना था कि भारतीय समाजशास्त्री का प्रथम कर्तव्य यह है कि वे सामाजिक परंपराओं के बारे में पढ़े तथा जाने। परंपराएं परिवर्तन से जुड़ी हैं। परंपराओं ने अपने आप को भूतकाल से जोड़ने के साथ ही वर्तमान में अनुरूप भी डाला था।
वे समय के साथ विकसित होती रही, यानी कि समाज की जो परंपराएं हैं वो समाज के साथ में आगे बढ़ती रहती हैं। उनका कहना था कि भारतीय सामाजिक व्यवस्था की दिशा मुख्यतः संप्रदाय तथा जाति के क्रियाकलापों द्वारा निर्धारित होती है, न कि स्वैच्छिक व्यक्तिगत कार्यों से, यानी कि व्यक्ति की इच्छा के अनुसार सामाजिक परिवर्तन नहीं होते हैं। प्रत्येक समाज में परिवर्तन के आंतरिक तथा बाह्य स्रोत हमेशा मौजूद रहते हैं, यानी कि परिवर्तन समाज के अंदर परिवर्तन के लिए आंतरिक यानी कि समाज के अंदर के रहने वाले लोग और बाहर के लोग जो थे उनमें स्रोत हमेशा मौजूद रहते हैं, यानी कि सभी चाहते हैं तभी जाकर समाज में परिवर्तन होते हैं। भारतीय समाज में परिवर्तन का स्रोत जो है वो है परंपराएं हैं। भारतीय संदर्भ में वर्ग संघर्ष जाति परंपराओं से प्रभावित होता है और उसे अपने में सम्मिलित कर लेता है। भारतीय परंपरा में परिवर्तन के 3 सिद्धांतों को मान्यता दी गई है। अतः 3 सिद्धांतों को मान्यता दी गई है। पहला है श्रुति, स्मृति और अनुभव। इसमें अनुभव क्रांतिकारी सिद्धांत है। अतः भारतीय समाज में परिवर्तन का सर्वप्रमुख सिद्धांत जो है समूह का सामूहिक अनुभव था, समूह का सामाजिक अनुभव था। भारत में संघर्ष तथा विद्रोह सामूहिक अनुभव के आधार पर कार्य करते हैं। स्मृति और श्रुति की उच्च परंपराओं को भी समय समय पर समूह और संप्रदायों के सामूहिक अनुभव द्वारा चुनौती दी जाती रही है। परंपराएं लचीली होती हैं, यानी परंपराओं में बदलाव होता रहता है, इसलिए संघर्ष के दबाव में वे टूटी नहीं बल्कि परिवर्तन होती रहती है। परिवर्तन की यह प्रक्रिया जहाँ संघर्ष परंपराओं की सीमाओं में रहता है, ढेर जातिगत समाज का लक्षण है, जहाँ वर्गों को बनने तथा वर्ग चेतना को अवरोधित कर दिया गया है। बस आज इतना ही। धन्यवाद।